हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लूसेंट के बारे में। जो लूसेंट की किताब है जीएस की, उस किताब के बारे में बात करेंगे। वो किताब अच्छी है, बुरी है, कैसी है, कितना उसमें पढ़ना है आपको, कितना उसमें छोड़ना है, कौन से टॉपिक जो है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उत्तराखंड में कितना पोर्शन है जो लूसेंट से पूछा जाता है, आदि आदि सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें मिलने जा रहा है। तो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहली बात देखते हैं कि क्या क्या प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले मिलेगा आपको क्या लूसेंट पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है। यहाँ से प्रश्न आते भी हैं कि हवा हवाई बातें हैं, क्या ये ऑथेंटिक किताब है, कैसे पढ़ना है, इसमें कितना हम लोग को छोड़ना है, कौन कौन से टॉपिक इसमें से हम लोग छोड़ सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कितना इसमें समय लगता है, और बाकी कुछ प्रश्न और होंगे तो उनको भी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, क्या लूसेंट के बिना एग्जाम नहीं निकलेगा, ये कितनी ज़रूरी किताब है और क्या ये केवल प्री के लिए होती है, मेंस में भी काम आती है। पहली चीज़, कोई भी किताब दुनिया में ऐसी नहीं है जिसके बिना बारे में ये कहा जाए कि अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी है, उनके फिर भी एग्ज़ाम निकले हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये बुक है फिर भी उनके एग्ज़ाम नहीं निकले हैं। तो ऐसा तो कोई गारंटी है नहीं कि एक किताब आप पढ़ोगे तो उससे ही आपका निकल जाएगा, लेकिन फिर भी आज भी अगर आप देखें तो 80% से ज़्यादा प्रश्न जो हैं जीएस के, वो आपके लूसेंट में मिल जाते हैं। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप बात करें, आईएएस को छोड़ दें तो बाकी पीसीएस की बात करते हैं, लोअर पीसीएस की बात करें, या बाकी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पे 80+ क्वेश्चंस आज भी यहाँ से पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, कभी 70 पूछा जाता होगा, कभी 90 पूछा जाता होगा, बट 80 to 85 तो आप मान के चलो, ठीक। और आपकी कट ऑफ कितनी जाती है, किसी भी एग्जाम में 60% से ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाती। यानी कि आपने अगर लूसेंट पढ़ ली तो आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। प्री तो कर ही जाओगे, मेंस का नहीं है, मेंस के लिए बुक है ही नहीं, तो प्री के लिए बुक अच्छी है, तो प्री आपका आराम से हो जाएगा। जब मैं आईएएस की प्रिपरेशन करता था तब इस किताब को बड़ी हे दृष्टि से देखा करता था, क्योंकि ये लगता था कि वही लोग पढ़ते हैं जो ज़्यादा मेहनती नहीं है, जो मेहनत से जी चुराना चाहते हैं, वो लोग इस किताब को पढ़ते हैं। इस किताब में जो आंकड़े हैं वो बहुत ऑथेंटिक नहीं होते हैं, आधी आधी चीज़ें दिमाग में चलती थी, बट बाद में पता चला वो सारी भ्रांतियां हैं। ये जो किताब है ये कतई आसान किताब नहीं है। अगर आप देखोगे तो 90% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास ये किताबें होंगी, मतलब लूसेंट की किताब उनके पास होगी, और हर एस्पिरेंट ने ज़िंदगी में एक ना एक बार तो इस किताब को देखा ही होगा। वो बात अलग है कि आप लाए, ला कर घर पर रख दिया और उसके 2 साल बाद फिर नया एडिशन ले आए, फिर नया एडिशन ले आए, बट पढ़ा कभी नहीं, कभी कंप्लीट हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि आपने सही तरीके से उसको पढ़ने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा और। क्या ये किताब ऑथेंटिक है? ये किताब 101% ऑथेंटिक है, पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। कुछ भी बात इसमें मनगढ़ंत नहीं है। इसमें गलतियां अगर होंगी तो बहुत कम, बहुत रेयर किस्म की गलतियां होंगी, कहीं कहीं पे अगर होंगी। मान लीजिए कि पूरी बुक में मेरे ख्याल में 2-4 गलतियां होंगी तो बाकी इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत कम है। अब ऐसी गलतियां तो एनसीईआरटी में भी हो सकती हैं, ठीक। तो बहुत कम इसमें गलती होने की गुंजाइश है। सारा का सारा जो डेटा आंकड़े लिए गए हैं वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो सारी चीज़ें उन्होंने एनसीईआरटी से ही ली हैं। आपको ये डाउट रखने की दिमाग में ज़रूरत नहीं है कि यार ये तो एनसीईआरटी ने पब्लिश नहीं किया है तो हो सकता है किताब ख़राब होगी। ऐसा नहीं है, सब कुछ इसने एनसीईआरटी से ही लिया है, और सारा डेटा इसका एनसीईआरटी की लेटेस्ट किताबें हैं जो अभी हाल फिलहाल में, मान लीजिए अगर 2025 में अपनी किताब छापेगा लूसेंट वाला, तो 2024 का सारा डेटा इसने एनसीईआरटी से लिया होगा, ठीक है। तो बहुत ही ऑथेंटिक किताब है, आप लोग इस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो। आगे आते हैं, कुछ टिप्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो भाई नया एडिशन ले लो, ठीक। 17वां एडिशन ले लेना, नया एडिशन, और हो सकता है कि अब इसका 18वां एडिशन आ जाएगा 2025 में। अगर आप 2-3 महीना रुक सकते हो तो रुक लेना। अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी है तो ये पुराना वाला एडिशन, इनकी 17वां एडिशन लेके रख लेना। इसमें कुल मिला के 461 पेजेस हैं, प्राइस का 280 रुपीज़ है, टॉपिक्स इसमें 350 हैं, विषय इसमें 13 है, यानी कि 13 डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट इसमें इसने इंट्रोड्यूस कर दिए। कुछ नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे इन्वायरमेंट। पुरानी किताबों को अगर आप उठाकर देखोगे तो उसमें इन्वायरमेंट अलग से नहीं होता था, ज्योग्राफी के साथ जुड़ा रहता था। साथ ही इसमें आर्ट और कल्चर जो था वो भी अलग से नहीं था, जो थोड़ा बहुत उसका पोर्शन था हिस्ट्री में जोड़ देते थे। बाकी आर्ट और कल्चर जो था बहुत ही डिटेल में नहीं दिया था, बट अब इसने बहुत डिटेल में देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हमेशा एक नया एडिशन आप रखोगे, पढ़ने वाले सीरियस एस्पिरेंट आप हो, भले ही वो परीक्षा वाणी का हो, भले ही वो लूसेंट का हो, भले ही किसी और चीज़ का हो, हमेशा नया एडिशन आपके पास होना चाहिए। 280 रुपये आप लोग खर्च कर लेना, ठीक है। आप कोई कमेंट करिए, मत पूछना कि मेरे पास 2017 का एडिशन है वही चलेगा कि नया ले लूँ, ठीक है। बहुत कुछ बदल चुका है, इवन 2022-23 से भी आज के समय में देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। गंगा में बहुत पानी बह गया, तो नया एडिशन खरीद लेना, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे इतिहास है, इतिहास में आपके कुल मिलाकर 75 टॉपिक हैं। प्राचीन में 26 हैं, मध्यकाल में 12 हैं, आधुनिक में 22 हैं, विश्व इतिहास में 15 हैं। ऐसी ज्योग्राफी में कुल मिलाकर 55 टॉपिक हैं,
वर्ल्ड के 35 हैं, इंडिया के 20 टॉपिक हैं। इन्वायरमेंट में 6, इकोनॉमिक्स में 15, पॉलिटी में 48, आर्ट एंड कल्चर में 6 हैं, फिजिक्स में 26 हैं, केमिस्ट्री में 16 हैं, बायो में 19 हैं, टेक्नोलॉजी में 3 हैं, कंप्यूटर के दिए नहीं है, फिर भी मोटा मोटी कंप्यूटर में 10 टॉपिक तो हैं ही हैं। स्पोर्ट्स में 11 हैं, विविध में 43 हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कैसे कवर करना है। सबसे पहली बात इसमें कैसे कवर करना है। ठीक, तो देखिए कभी भी आप अगर लुसेंट पढ़ना शुरू करोगे तो लुसेंट पढ़ने के लिए अधिकतर लोगों की रणनीति क्या रहती है कि वो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, एनिशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री तक तो खत्म हो जाती है, उसके बाद बात ठप हो जाती है, उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ पाती। या ज़्यादा ज़्यादा पढ़ ले ज्योग्राफी की बात, तो बात आगे बढ़ती नहीं है, वहीं पे ख़त्म हो जाता है। 2 साल 3 साल बीत जाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के अलावा किसी चीज़ को छूने का मन करता ही नहीं है, मौका मिलता ही नहीं है। तो कारण क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट पे फोकस करो। 2 सब्जेक्ट पे फोकस करने का मतलब कि एक साथ हिस्ट्री पढ़ लो, एनिशिएंट हिस्ट्री पढ़ो, साथ में क्या करना है उसकी ज्योग्राफी को ले लो। अगर ज्योग्राफी नहीं लेते हो तो पॉलिटी ले लो, पॉलिटी नहीं लेते हो तो साइंस टेक ले लो, जो भी लेना है 2 सब्जेक्ट कम से कम चलो, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट उतना नहीं आएगा ना। एक ही चीज़ सुबह शाम तक करोगे, एक ही खाना सुबह शाम तक खाओगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो एक बार में 2 सब्जेक्ट लेकर चलना। मतलब अगर आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में पढ़ते हो तो सुबह आपने हिस्ट्री ले ली, शाम में आपने क्या किया, ज्योग्राफी ले ली। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो मोनोटोनस सी आपकी स्टडी होगी वो नहीं होगी, थोड़ा सा स्टडी एक्साइटिंग सी बनेगी और आपको ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एक बार में 2 सब्जेक्ट पर कमांड बनाने की तरफ अग्रसर हो। तो इसलिए कम से कम एक बार में 2 सब्जेक्ट उठाना, ठीक है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के साथ आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी उठा ली, या एंशिएंट हिस्ट्री के साथ आपने क्या किया, इंडियन ज्योग्राफी उठा ली, तो वो आपका बना रहेगा। या फिर आप बिल्कुल अलग तरह का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जैसे मान लो एनिशिएंट हिस्ट्री ले ली, उधर आपने क्या किया, केमिस्ट्री ले ली, तो 2 को साथ में लेकर चलना, ठीक है। दूसरी चीज़ है हाइलाइटर। बच्चे क्या करते हैं जब ये पढ़ते हैं, लुसेंट पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते गए और लगाते गए, ठीक। उसमें क्या करते हैं, हाईलाइट, वो नियॉन कलर का होता है मोटा सा, और उसको करते जाते हैं, पूरी किताब रंग बिरंगी कर दी होती है, पता ही नहीं चलता लास्ट में क्या करना है क्या नहीं करना। तो हाईलाइट कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। क्या करना है कि पहली बार में फर्स्ट रीडिंग जब आप लगाते हो तो कोई हाइलाइटर यूज़ नहीं करना है, ठीक। जैसे मान लो आपने क्या किया, पहला टॉपिक उठाया, अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक है, खिलजी वंश उठाया, तो खिलजी वंश को पूरा पूरा पढ़ लो, खिलजी डायनेस्टी को पूरा का पूरा पढ़ लो, ठीक। उसके बाद क्या करो, एक बार पढ़ लिया, एक रीडिंग मान ली, दूसरी रीडिंग में क्या करना है, उस पर जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको पेंसिल से लगाओ, ठीक। हल्की से एक पेंसिल लेना HB की, वो हल्के हल्के पेंसिल लगा लेना। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो था, इस सन में गद्दी पर बैठा, तो उस सन को आपने क्या करना है, हाईलाइट कर देना है, ठीक। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार किया, तो उसको फिर आपने क्या करना है, पेंसिल से कर देना है। 2 बार पढ़ लिया, ठीक है। फिर जब आप तीसरी रीडिंग करते हो या चौथी रीडिंग करते हो, तब जाकर उसको आपने क्या करना है, हाईलाइटर से करना है। आपने पहली में अगर हाईलाइटर से लगा दिया तो आप क्या होता है, पहली बार में आदमी को समझ ही नहीं आता कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। आपने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं ज़िंदगी में कभी, या कभी पढ़ा तो सरसरी निगाह से पढ़ा, तो आपको तो उसकी डीप नॉलेज है ही नहीं अभी। तो पहली बार में ही आप करते हो तो आप बहुत सारा हाईलाइट कर देते हो जो इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब आप पेंसिल से हाईलाइट कर लोगे, फिर उसके बाद तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तब आपने क्या करना है, हाईलाइटर यूज़ करना है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। और हाईलाइटर कहाँ पे यूज़ करना है, कोई इंपॉर्टेंट सन हो, ठीक है। लैंग्वेज पे नहीं करना कि अलाउद्दीन खिलजी वहाँ से दौड़ा, तो वो दौड़ा तो दौड़ा, ठीक हो गया उसको, लेकिन हमने क्या करना है, उस पर हाईलाइट नहीं करना। हाईलाइट किस पे करना है, कोई सन है इंपॉर्टेंट सा, कोई जगह है, अलाउद्दीन खिलजी ने कोई ऐसा बिल्डिंग बनाई है, तो उसने बाजार सुधार किया है, तो वहाँ पर कोई टर्म आ गया, तो उस टर्म को करना है केवल, ठीक। तो आप क्या करोगे, जब इस प्रकार से हाईलाइट आपका हो जाएगा, तो जब आप उसका बाद में एग्जाम टाइम में रिवीजन करोगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें केवल हाईलाइटेड चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, बाकी लैंग्वेज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी हिस्ट्री 2 घंटे 3 घंटे में रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है रिवीजन करने का। इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं मतलब बुक के अंदर ही नोट्स बनाना। आप क्या कह सकते हो कि हाइलाइटर नोट्स जो होते हैं ऐसे बनते हैं। अलग से नोट्स बनाने की लूसेंट की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अलग से नोट्स बना रहे हैं वो लोग थोड़ा सावधान हो जाए। अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद ही नोट्स है। अब उसके नोट्स बनाओगे तो फिर तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपने हाईलाइट कर दिया, फिर उसके बाद रिविज़न कैसे करना है। मान लो कल आपने पढ़ा था कि जो हमारे वेद हैं, वेदों के बारे में पढ़ा, पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, वहाँ से आपने पढ़ा वेदों के बारे में। अब आप आगे की तरफ बढ़ लो थोड़ा सा, ठीक। तो आप क्या करोगे, पहले दिन का अगले दिन रिवाइज करोगे। जब भी आप अगले दिन बैठ के पढ़ते हो तो पहले दिन वाला रिवाइज कर लेना,
वैसे तो होता यह है कि सुबह पढ़ा तो रात को सोने से पहले सब रिवाइज होना चाहिए कि पूरे दिन में क्या पढ़ा, बट अगर आप नहीं कर पाते हो तो अगले दिन तो उसको रिवाइज कर ही लेना। अगर अगले दिन नहीं करोगे तो फिर वो दिमाग से निकलता जाएगा, फिर कभी भी ज़िंदगी में आपकी जो लूसेंट है वो कवर नहीं हो पाएगी। तो क्या करना है, अगले दिन उसको रिवाइज कर लेना है। पुराना जब नया पढ़ोगे, नया पढ़ने से पहले पुराने को एक बार रिवाइज कर लेना। समय कितना लगेगा? आपका समय हर किसी का अलग अलग हो सकता है। मान लो कोई एमए किया हुआ है हिस्ट्री में, तो जाहिर सी बात है उसको हिस्ट्री जल्दी समझ में आ रही होगी। अब कोई आईआईटी से निकल के आया है, ठीक है, उसने ज़िंदगी में कभी पढ़ी नहीं हिस्ट्री, तो उसको हिस्ट्री पढ़ने में टाइम लगेगा। केमिस्ट्री फिजिक्स वो जल्दी कर लेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई आदर्श समय किसी के लिए नहीं होता। फिर भी मैं ये आपसे कहूँगा कि आपको पूरी लूसेंट पढ़ने के लिए, ठीक, आप 2 से 3 घंटा अगर पर डे पढ़ रहे हो तो आपको 2 महीने से ज़्यादा का समय लूसेंट में नहीं लगेगा। आगे उस पर और चर्चा करेंगे। पर डे कितने टॉपिक्स हैं? अब मैंने कई जगह देखा, कई लोग कहते हैं 10 टॉपिक पर डे पढ़ लो। कोई मतलब नहीं बनता 10 टॉपिक पर डे पढ़ने का। अगर 10 टॉपिक पर डे पढ़ लोगे तो हो गया, क्या फ़ायदा उतना? आपके अंदर कैपेसिटी तो हो 10 टॉपिक पर डे पढ़ने की। तो मेरे ख्याल में आप क्या करो, ऑन एन एवरेज हफ्ते का बनाकर चलो या महीने का बनाकर चलो। हफ्ते का बनाकर चलो कि भाई हमें पर हफ्ता जो है 35 टॉपिक पढ़ने हैं। क्योंकि किसी दिन हो सकता है आपने 5 टॉपिक पढ़ दिए, किसी दिन आपने 7 टॉपिक भी पढ़ दिए, कभी आपने 6 टॉपिक पढ़े, कभी आपने 2 ही टॉपिक पढ़े। तो एवरेज बनाकर चलो कि पर हफ्ता हम लोगों को 35 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है? क्योंकि जब आप पर हफ्ते 35 टॉपिक पढ़ोगे तो ज़ाहिर सी बात है कि 60 दिन में आप कितने पढ़ दोगे? 300 साढ़े 300 टॉपिक, 300 टॉपिक के आसपास पढ़ दोगे। कुछ टॉपिक तो आपको पढ़ने ही नहीं, कुछ टॉपिक तो आपको छोड़ देने हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे, पर डे 5 टॉपिक पढ़ने का, यानी कि पर डे पर हफ्ता 35 टॉपिक पढ़ने का लक्ष्य बनाओ। क्योंकि कभी हो सकता है, कई बार तो ऐसा है कि एक ही पन्ने में 3-3 टॉपिक भी खत्म हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक टॉपिक 1.5 पन्ने तक खिंच जाता है। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। पर हफ्ते का 35 टॉपिक पढ़ने का लक्ष्य आप लोग बनाओ, यानी कि एक महीने में 150 टॉपिक पढ़ने का लक्ष्य बनाओ। अब कई लोग की अगर कैपेसिटी थोड़ा कम है तो थोड़ा कम कर सकते हैं, बट फिर भी 30 टॉपिक पर हफ्ता तो कम से कम पढ़ो। आगे बढ़ते हैं। रिवीजन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। जब भी आज पढ़ लो तो कल का रिवाइज कर लेना। फिर उसके बाद क्या करना है, 6 दिन पढ़ाई करनी है। संडे का पूरा वीकली रिवीजन के लिए रखना कि वीकली जो रिवाइज है संडे को करना है, कि भाई हाँ संडे को मुझे पूरा का पूरा रिवीजन ही करना है और कुछ नहीं करना है। जितना पढ़ा था इस हफ्ते उसको अच्छे से संडे को रिवाइज करना है। साथ ही साथ एमसीक्यू पढ़ने हैं। एमसीक्यू की किताब आती है लूसेंट की, ऑब्जेक्टिव लूसेंट आती है। लोग कहते हैं कि पहले पढ़ लो फिर इसको लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। पहले पढ़ लो फिर इसको लगाना, तो तब तक तो टॉपिक निकल जाएगा दिमाग से ना। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी आपने 15 तारीख को और आप किताब खोलकर बैठे हो, इसके एमसीक्यू लगाने बैठे हो आप 30 तारीख को, तो तब तो दिमाग से निकल जाएगा। जो टॉपिक करते जा रहे हो उस टॉपिक को लगाते जाओ। पर डे पढ़ लो, पर डे लगाओ, पर डे पढ़ लो, पर डे लगाओ। आपने आज सिंधु घाटी पढ़ा, सिंधु घाटी के टॉपिक कर लिया। आज अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी का कर लिया, ठीक है। आज गुलाम वंश पढ़ा, गुलाम डायनेस्टी का कर लिया। रजिया सुल्ताना जो 1436 में बैठी थी, 1436 वाला फटाफट कर लिया, ठीक है। 1436 में बैठी, कब बैठी थी? 1236 में, सॉरी 1236 में बैठी थी ना, ठीक है। तो उसको आप लोगों ने फटाफट कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। इसीलिए एमसीक्यूज क्या है, पर डे लगाने, जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो उसके साथ साथ एमसीक्यूज लगा लेना। हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लेना। ये किताब भी आपकी साथ साथ चलेगी। ये दोनों किताबें साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके एमसीक्यूज आप एक बार कर लो, रिवाइज हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कितना छोड़ दें इसमें देखो, छोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो छोड़ने में तो इतना है कि बहुत सारा आपको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना भी चाहिए। जैसे इतिहास है, इतिहास में प्राचीन ये विश्व इतिहास जो है आप छोड़ देना। 15 टॉपिक विश्व इतिहास के छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कई सारे एग्जाम में तो विश्व इतिहास आपके प्री के सिलेबस में होता ही नहीं है। जैसे आईएएस के एग्जाम में विश्व इतिहास प्री में नहीं है, मेंस में होता है, ठीक। वैसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे विश्व इतिहास पूछा नहीं जाता, पूछा जाता तो कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए 15 टॉपिक भारी भरकम टॉपिक पढ़ना बेवकूफ़ी है। पिछले साल के एमसीक्यूज करना, वहाँ से वो कवर हो जाएगा। तो विश्व इतिहास के ये आपके 15 टॉपिक आपने छोड़ देने हैं, इसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो अब इतिहास में कितने बचे? केवल 60 ही बचे। लो 15 टॉपिक तो मैंने आपके यहीं पे कवर करवा दिए, छोड़ देने हैं। अगले ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में आपने 55 टॉपिक पढ़ने हैं टोटल। 35 यहाँ पढ़ने हैं, 20 यहाँ पढ़ने हैं। ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में एक चीज़ याद रखना कि जब ज्योग्राफी पढ़ने हम लोग बैठते हैं तो हमारे बहुत सारी टेबल्स होती हैं, ठीक है। मान लो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ कौन से, एक लंबी टेबल दी होगी। दुनिया की बड़ी झीलें कौन सी हैं, तो एक लंबी टेबल उसकी दी होती है। दुनिया के बड़े पठार कौन से हैं, सबसे बड़े बड़े पठार कौन से हैं, वो सब दिए होते हैं। तो उनको आपने पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। आपने क्या करना है, मान लीजिए दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ कौन से, ऊंची चोटियाँ कौन सी हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करनी है, शुरू के 3 पढ़ लेना बस। बाकी नीचे वाली एक कोई एक देख लेना कि सबसे छोटी वाली कौन सी उस लिस्ट में, बाकी 3 सबसे ऊपर की पढ़ लोगे तो बहुत है, काफ़ी है, ठीक है। वैसे ही सबसे बड़े तालाब कौन से हैं दुनिया के, ठीक है, तो 3 ऊपर के पढ़ ली काफ़ी है। सबसे बड़ी कंट्रीज कौन सी हैं, 3 ऊपर की पढ़ ली काफ़ी है। सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज कौन सी हैं, 3 ऊपर की पढ़ ली काफ़ी है। तो यही तरीका है, आपसे कभी भी
उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि दुनिया के 12वें नंबर की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। कभी आज तक देखा ऐसा कहीं क्वेश्चन आया हो? कहीं नहीं आता, ठीक है? तो शुरू के 3 पढ़ लेना है, बाकी वो पूरी टेबल छोड़ देनी है। ऐसे करके अगर छोड़ोगे तो कम से कम आपके 7-8 पेज तो ऐसे ही स्किप आपके हो जाने हैं इसमें, ठीक है? तो ज्योग्राफी में ये चीज़ें छोड़ देना टेबल वाली। एनवायरनमेंट में 6 के 6 हैं, 6 टॉपिक हैं, 6 के 6 पढ़ लेना, छोटे टॉपिक हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। एनवायरनमेंट में हम लोग छोड़ सकते हैं, जैसे एक टॉपिक है जैव विविधता का महत्व, ठीक है? वो ऐसे सरसरी निगाह से देख लेना क्या-क्या महत्व होता है, उसको बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में 15 टॉपिक हैं। इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं आपके करंट अफेयर से। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन आ गए मैक्सिमम, या 4 क्वेश्चन आ जाएंगे मैक्सिमम। उसके लिए आपको 15 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। इसमें भी जो आपकी बड़ी बड़ी टेबल्स दी हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। बाकी करंट पे फोकस करना है। एक बार जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एक बार हल्का सा बैकग्राउंड बना लिया, उसके बाद क्या है बाकी चीज़ें आपको करंट से पढ़नी पड़ेंगी। तो इकोनॉमी को भी आप सरसरी निगाह से देख सकते हैं इसमें, एक हल्का सा बैकग्राउंड बनाने के लिए। और वैसे भी जो लुसेंट है वो किसके लिए जानी जाती है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और थोड़ा बहुत आपका इन्वायरमेंट, बाकी साइंस के लिए जानी जाती है। बाकी चीज़ों के लिए वो नहीं जानी जाती, ठीक है? जैसे उसमें करंट लास्ट में दिया गया है, तो करंट आपको लुसेंट से नहीं पढ़ना, उसको छोड़ सकते हैं। तो इकोनॉमी को सरसरी निगाह से देख सकते हैं। पॉलिटी पूरी पढ़ लेनी है, घोट लेनी है। पॉलिटी में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। एक कुछ टॉपिक हैं, जैसे राज्यसभा में मेंबर का चुनाव कैसे होता है, तो एकल संक्रमणी मत प्रणाली से होता है, ठीक है? आपने वो देख लेना। उसमें जो नीचे फॉर्मूले दिए हैं वो बॉक्स बनाया है पूरा का पूरा, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती कहीं पे। या राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है वो समझने की जरूरत नहीं है। उसमें ये एकल संक्रमण मत प्रणाली से होता है, उसको उतने से पढ़ लेंगे काफ़ी हो जाएगा। वो पूरी प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बट बाकी जो आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट वो आपको पढ़ने पड़ते हैं, वो आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। पॉलिटी मेरे ख्याल में छोड़िएगा मत, पूरा पढ़ लेना। आर्ट एंड कल्चर में तो बहुत सारी चीज़ें फालतू दी हुई हैं, जैसे संगीत का वर्गीकरण दे दिया, कौन सा संगीत कब बजता है, कौन सा संगीत कहाँ पे होता है, सुबह कौन सा बजता है, शाम को कौन सा बजता है। ये क्वेश्चन आपके बहुत रेयर हैं कि पूछे जाएंगे, अदरवाइज पूछे नहीं जाते, ठीक है? फिजिक्स का 26 है, फिजिक्स में भी पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स देख लेना सारी की सारी, केमिस्ट्री सारी देख लेना, बायोलॉजी सारी देख लेना, क्योंकि आजकल बड़े अजीब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के 3 हैं। टेक्नोलॉजी में मुझे लगता नहीं कि लुसेंट ने बहुत अच्छा दिया, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा। बट टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं करंट के आते हैं, टेक्नोलॉजी छोड़ी जा सकती है, हल्की फुल्की अगर वो हो तो, अदरवाइज छोड़ी जा सकती है टेक्नोलॉजी को आप चाहो तो देख लेना, चाहो तो छोड़ देना। कंप्यूटर की अलग से बुक लेना, कंप्यूटर इससे मत पढ़ना, ठीक है? कंप्यूटर छोड़ देना। स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स आप मत देखना। स्पोर्ट्स आप नहीं आते वाले क्वेश्चन की जो हुक शॉट है ये कौन से गेम में यूज़ होता है, ये क्वेश्चन आपके नहीं आते, तो स्पोर्ट्स आप छोड़ सकते हो। विविध जो है 43 पेजों का विविध है। 43 पेजों का 43 टॉपिक हैं विविध में, तो सारे के सारे टॉपिक मत देखना। जैसे अब उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं कि मान लो ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, पेन का आविष्कार किसने किया था। तो इतने सारे आविष्कार दोगे, 200-300 आविष्कार, तो फिर तो कुछ भी पूछ लेगा ना। तो इस तरह के क्वेश्चन छोड़ दिए जाएँ तो बढ़िया। अगर आ भी जाता है विविध से, मान लो आपके 2 क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो 43 टॉपिक पढ़ने से अच्छा है कि जो पहले के टॉपिक हैं उनको स्ट्रांगली पढ़ लिया जाए, विविध को छोड़ दिया जाए, ठीक है? खासकर उत्तराखंड के पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि विविध पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरह से मैंने आपके करीब 60-70 टॉपिक तो यहीं पे ख़त्म कर दिए हैं। तो कुल आपके पास ऑलमोस्ट लगभग 280 या 90 के आसपास टॉपिक बचे हैं। इन टॉपिक्स को आप अगर करोगे, 5 टॉपिक एक दिन में करते हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल में कुल मिलाकर आपको मुश्किल से 2 महीने का समय लगेगा। और 2 महीना बहुत है। 2 महीना इसको कर लिया, फिर अगले जो बाकी टाइम बचता है, यानी कि आपके पास कुल मिला के 6 महीने अभी बचते हैं पीसीएस की परीक्षा के लिए। 2 महीना आपने पढ़ लिया और 4 महीना इसका रिवाइज कर लोगे अच्छे से, तो फिर तो आपका कुछ होना, मतलब कहीं से आपको बाहर होना ही नहीं है, ठीक है? तो फिर तो आपके हाथ में है सारी चीज़ें। तो बस ये है कि आपने धीरे-धीरे 5-5 टॉपिक, 3-3 टॉपिक, 4-4 टॉपिक के हिसाब से स्टार्ट करना है। टॉपिक वाइज़ स्टार्ट करना है, पेज वाइज़ नहीं, क्योंकि पेज सारे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? इसके अलावा कोई अगर दिमाग में हो आपके कन्फ्यूज़न, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखें अपना। धन्यवाद।